बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, 5 फरवरी 2021 को मोहम्मद अली सदपारा, जो कि पाकिस्तान के मशहूर कोपेमा हैं, उन्होंने केटू की चोटी को सर किया। जब वो चोटी सर करके वापस आ रहे थे तो दिन के 12 बजे उनका रब्ता उनकी टीम जो बेस कैंप में मौजूद थी और उनके बेटे अली सदपारा से मुनक़ता हो गया। उस दिन से लेके आज तक उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पाकिस्तान आर्मी की टीमें कई दफ़ा सर्च ऑपरेशन कर चुकी हैं। आज हम की वीडियो का सब्जेक्ट ये है कि अगर कोई कोपेमा गुम हो जाए तो उसको कैसे तलाश किया जाता है और उसमें फ़ौज का क्या रोल है और फ़ौज तलाश करने की कितनी फ़ी चार्ज करती है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब भी कोई कोपेमा अपनी मुहिम स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले आर्मी एविएशन में $15,000 फ़ी देनी होती है और अगर उसे कोपेमाई के दौरान मदद की ज़रूरत पड़े तो फिर तो उसकी वो फ़ी ले ली जाती है। लेकिन अगर उसे मदद की ज़रूरत ना पड़े तो $300 फ़ी काट के उसे बाकी की रकम जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन अगर उसे मदद की ज़रूरत पड़े तो $3200 फ़ी घंटा के हिसाब से उससे चार्ज किया जाता है। मतलब कि सर्च ऑपरेशन में जितने घंटे लगेंगे फ़ी घंटा के हिसाब से $3200 जो है $3200 उससे वसूल किया जाएगा। कोई कोपेमा बेस कैंप में ही फंस जाए और उसके साथ कोई मसला हो जाए तो फिर तो उसको स्कर्दू पहुंचाने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर चोटी के ऊपर किसी भी मसले की वजह से फंस जाए और उसको सर्च करना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस ज़रूरत को देख पाकिस्तानी जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने 5 लाख रुपया इकट्ठा करके एक फ़ंड बनाया होता है जो कि आर्मी एविएशन इंस्टीट्यूट को डिपॉजिट करवाया होता है। लेकिन ये पैसे भी कम हो जाते हैं और जब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्या किया, फिर उस कोपेमा की जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उससे कॉन्टैक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वो अमाउंट भी कम पड़ जाए तो फिर उसके रिश्तेदारों से और उसकी गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया जाता है, वो उसकी फ़ी देते हैं। अगर किसी वजह से भी वो पैसे भी कम पड़ जाएं तो फिर गिव फंड मी के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की जाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जितना भी ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है मोहम्मद अली सदपारा के लिए, इसकी कोई किसी किस्म की भी फ़ी चार्ज नहीं की जा रही। मीडिया के ऊपर एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि मोहम्मद अली सदपारा जो इतने एक्सपीरियंस थे वो गुम कैसे हो गए। जब हमने स्टडी किया तो ये पता चला कि किसी किसी भी कोपेमा के गुम होने की 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत तो ये होती है कि वो थक जाए। थक इस वजह से जाता है क्योंकि जब वो बॉटल नेक के अंदर जाता है 8000 मीटर की बुलंदी से ऊपर है, बॉटल नेक जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है और मौत की वादी भी कहा जाता है, तो उसके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीजन कम हो जाती है और यहाँ पे तो बिल्कुल ही सदपारा और उसकी टीम के पास ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था और वो बगैर ऑक्सीजन के केटू की चोटी को सर कर रहे थे। दूसरी सूरत ये होती है कि रस्सी जो है वो अचानक टूट जाए। यहाँ पे एक मसला ये है कि केटू के ऊपर जो भी सिमट की जाती है, रस्सी लगाई जाती है, वो वहीं पर रह जाती है। लेकिन जब दूसरी टीम जाती है तो उनको समटाइम्स पता ही नहीं चलता कि पुरानी रस्सी कौन सी है और अभी नई रस्सी जो है वो कौन सी लगाई गई है। वो पुरानी रस्सी को पकड़ लें तो उसके टूट जाने की वजह से भी ये टीम गिर सकती है। वजह ये होती है कि चूंकि केटू की जो चोटी है उसके ऊपर इतनी बड़ी बर्फ़ की लेयर बन चुकी है और ग्लेशियर हैं जो कि 20 मंजिला इमारत जितनी मोटाई रखते हैं, उनके ऊपर समटाइम्स ऐसा होता है कि बर्फ़ का कोई टुकड़ा टूटे और रस्सी को काट दे। इस वजह से भी कोपेमा गिर सकते हैं। ये बात तो हकीकत है कि मोहम्मद अली सदपारा के साथ जो ये हादसा हुआ वो उनके वापस आते वक्त हुआ है कि हेलीकॉप्टर से कोपेमाओं को किस तरह से तलाश किया जाता है। हेलीकॉप्टर से 2 तरीक़ों से तलाश किया जाता है। एक तो ये होता है कि हेली में मौजूद जो लोग होते हैं वो ये देख रहे होते हैं अपनी आँखों से कहीं पे कोपेमा की कोई निशान नज़र तो नहीं आ रहा। दूसरा ये तरीका होता है कि कोपेमा के पास एक जीपीएस सिस्टम होता है और जब भी वो कोपेमा अपनी मुहिम स्टार्ट करता है तो उसकी बैटरी को चार्ज करता है और उसको अपने पास रख लेता है। जीपीएस सिस्टम में सोलर पैनल भी होता है, सोलर सिस्टम से रिचार्ज भी हो सकता है। जब भी कोपेमाओं को देखा होगा तो उन्होंने बड़े शौक के समय पहने होते हैं। वो इसलिए पहने होते हैं कि अगर उनके साथ कोई मसला हो जाए और वो बर्फ़ में दब जाए आसानी से तलाश किया जा सके। इन कोपेमाओं का ताल्लुक पाकिस्तान, आइसलैंड और चिली से है, इसलिए आइसलैंड की आइस आई टेक्नोलॉजी से भी मदद हासिल की जा रही है। नैन्सी ओब्राइन जो कि इंग्लैंड की कोपेमा हैं और बेस कैंप में मौजूद हैं, उनके मुताबिक आइस आई टेक्नोलॉजी की मदद से उनके जीपीएस सिस्टम को ट्रेस करके ये पता लगाया जा रहा है कि उनकी लोकेशन कहाँ पे मौजूद हो सकती है और ये टेक्नोलॉजी पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। इस दोस्तों, यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है कि क्या हेलीकॉप्टर से ही कोपेमा को तलाश करके वहाँ से निकाल लिया जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हेलीकॉप्टर से कोपेमा को सिर्फ उसकी लोकेशन देखी जाती है। उसके बाद जो
दूसरे कोपैमा होते हैं उनको वहाँ पे लैंड किया जाता है। जब वो वहाँ पे लैंड करते हैं तो वही उस कोपैमा को हेली तक लेकर आते हैं और वहाँ से उसको रेस्क्यू किया जाता है। इंडिया के ऊपर आपने बहुत सारी बहस सुनी होगी कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन कैमरा क्यों नहीं यूज़ हो रहा और ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद क्यों नहीं हासिल की जा रही। तो इसका जवाब ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक तो उस एरिया में फ़ौज की तरफ से इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ISPR ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया, जो ड्रोन है वो 10,000 फीट से ऊपर बिल्कुल जा भी नहीं सकता, और दूसरा -50 टेम्परेचर पे उसका कैमरा भी काम नहीं करता। इसलिए अगर हम आपको वहाँ पे ड्रोन इजाज़त भी दे दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे काम भी नहीं करेगा। पारा के भाई और उनके दोस्त ने ये फ़ैसला किया कि हम लोग खुद जाएंगे और सर्च ऑपरेशन करेंगे और उसको वापस लेकर आएंगे। तो इस बात के ऊपर भी बड़ी बहस हुई कि क्या वो उसको वापस ला सकेंगे, तो इसका जवाब भी बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर मोहम्मद अली सदपारा 8,000 मीटर की बुलंदी के एरिया में मौजूद है तो इनका वहाँ पे जाना भी बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इनको वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ से ये उन लोगों को किस तरह अपने साथ लेकर आएंगे। क्या डेथ जोन में 16 घंटे से ज़्यादा भी किसी शख्स ने गुजारे हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक कोपैमा जिसका नाम पिम्बा गल्जियन है, उन्होंने सन 2008 में 2 कोपैमाओं की जान बचाने के लिए K2 की चोटी के डेथ जोन में 90 घंटे गुजारे थे, और ये दुनिया को हैरान कर देने वाला था। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे कैसे गुजार लिए? वो इसलिए क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ऑक्सीजन की कमी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, उसके ऊपर जो डेथ रेट है वो सिर्फ 4% है, और जो K2 है जो दुनिया की दूसरे नंबर पे बुलंद चोटी है, उसके ऊपर डेथ रेट 29% है, और इसीलिए इसको डेथ माउंटेन भी कहा जाता है। नाज़रीन, अगर हम ये बताएं कि इस सर्च ऑपरेशन को नॉर्मल रूटीन में कब कॉल ऑफ किया जाता है, यानी कि कब ख़त्म किया जाता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर कोपैमा किसी भी वजह से नहीं मिल रहे होते, तो चूँकि इसकी फ़ी ही बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया जाता है और जून का इंतज़ार किया जाता है, या फिर किसी बर्फ़ानी तूफ़ान का इंतज़ार किया जाता है कि अगर बर्फ़ ऊपर से हट जाएगी तो फिर दोबारा ऑपरेशन शुरू करके उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल लिया जाएगा। तो क्या इसमें यह भी एक बात है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद अली सदपारा की डेथ हो चुकी है। मोहम्मद अली सदपारा ने खुद एक दफ़ा बयान दिया था कि अगर मैं K2 की चोटी के ऊपर फंस जाऊं तो कभी भी मुझे मुर्दा ना समझा जाए, बल्कि मैं वहाँ पे बर्फ़ का घर बनाकर वहीं पे रिहाइश इख्तियार कर लूँगा। ये पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से ये बयान दिया गया है कि हम इस ऑपरेशन को कभी भी कॉल ऑफ नहीं करेंगे, और मौसम ठीक होने के बाद जब तक मोहम्मद अली सदपारा का पता नहीं चल जाएगा, हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे और फ़ौज किसी भी किस्म की कोई फ़ी भी चार्ज नहीं करेगी। अज़ीज़ दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि K2 एक बड़ा वहशीपन वाला पहाड़ है, और जिसको डेड माउंटेन भी कहा जाता है, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मौत की रेशो भी है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ दुखी हक़ाइक़ हैं कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। K2 की चोटी पे हर साल बहुत से कोपैमा आते हैं, और हर 4 में से एक कोपैमा इस मिशन में अपनी जान गंवा बैठता है। जब वो मुहिम करते हैं तो उनके साथ रस्सियाँ भी होती हैं, गैस के सिलेंडर भी होते हैं, और दूसरा भी बहुत सारा सामान होता है जो वो लेकर ऊपर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो सामान कंज्यूम हो रहा होता है, उसका वेस्टेज जो है वो वहीं पे फेंक दिया जाता है। 1953 से जब पहली दफ़ा K2 जॉर्ज बेल ने सर की थी, उस वक्त से लेके आज तक K2 को कभी भी क्लीन अप नहीं किया। जो पुरानी रस्सियाँ होती हैं उनकी वजह से भी बहुत सारे अपनी जान गंवा बैठते हैं। जब वो उनको पकड़ते हैं तो वो टूट जाती हैं और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रस्सियाँ मौजूद हैं और उनको इस बात का पता ही नहीं चलता कि इनमें से पुरानी कौन सी है और नई कौन सी लगी हुई है। उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है, इस वजह से बाज़ औक़ात कोपैमा पुरानी रस्सी को पकड़ लेते हैं और उसके टूटने की वजह से भी मौत की वादी में चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।